करता है ये हमारी लाइफ में, यानी कि हमारी जो वेब डेवलपमेंट की जो लाइफ है, वेब डिजाइनिंग की जो लाइफ है, इस लाइफ में कैसे इंपैक्ट करता है, कैसे ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा, कैसे हमारे काम को आसान बनाएगा और चीज़ों को हम बहुत जल्दी इजीली पूरा कर सकते हैं कैसे इस चीज़ के अंदर। क्यों मार्केट में इसका काफ़ी हाइप बना हुआ है, हमें सीखने से क्या फ़ायदा मिलेगा, क्यों केवल एक हाइप बना हुआ है इसके लिए सीखें या और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं इसके लिए हम चीज़ों को सीखें। इसके बारे में एक आज कंप्लीट समरी हम लोग देखेंगे रिएक्ट के बारे में। और जैसा कि हम जस्ट बताएँ अभी टाइम रहा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रोजेक्ट भी बना के देखेंगे, प्रोजेक्ट नहीं एक छोटा-सा इंस्टॉल करके देखेंगे रिएक्ट को कैसे इंस्टॉल वगैरह करते हैं, इसमें कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये भी चीज़ें देखेंगे। और आगे का जो स्ट्रेटजी होगा मेरा, वो टोटली प्रोजेक्ट बेस्ड पढ़ाएँगे। चीज़ों को पहले बताएँगे और इसका जो भी टॉपिक सब आएगा, उन सारे टॉपिक को हम समझाने वाले हैं और फिर उसके ऊपर आप लोगों से प्रोजेक्ट बनवाने वाले हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर इसमें क्या-क्या पढ़ाने वाले हैं? तो इसमें आपका जो रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन है ना, इसके बेस पे जो-जो चीज़ें जैसे-जैसे आते जाएगा, हम उन-उन चीज़ों को पढ़ाने वाले हैं। क्लास जो है सो एप्रोक्सिमेटली 2 टू 3 मंथ चलेगा। क्लास अभी आपका अल्टरनेट डे रहने वाला है कुछ टाइम तक के लिए। अल्टरनेट डे जैसे मंडे हो गया, वेडनेसडे हो गया एंड फ्राइडे हो गया। ये आपका रिएक्ट जेएस का क्लास आएगा। ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे ये आपका इसका क्लास आ जाएगा, प्रोजेक्ट सेशन आ जाएगा। जो भी प्रोजेक्ट सेशन चल रहा है कुछ ऐसे ही क्लास चलेगा 6 पीएम टू 6:30 पीएम के बीच में कभी भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, सॉरी 7 पीएम के बीच में कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो हम टाइमिंग के लिए पहले भी प्रोजेक्ट सेशन में भी आप लोगों को बता चुके हैं, कि मेरा जो टाइमिंग रहता है 6 से 7 मेनली क्लास आपका 6 बजे ही स्टार्ट हो जाएगा 6 पीएम पे ही। लेकिन कुछ केस में हम आपको बता देंगे कि आज 6:30 पे आज 7 पीएम पे क्लास स्टार्ट करेंगे जैसे प्रोजेक्ट सेशन के ग्रुप में मैसेज कर देते थे, वैसे ही हाँ, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। रिकॉर्डिंग के लिए एक बना देंगे फ़ोल्डर प्रोजेक्ट वाले आप लोगों का जो रिकॉर्डिंग वाला सेशन है ना, जहाँ से आपके ऊपर देखते हो, तो उसके ऊपर रिकॉर्डिंग के लिए एक बना देंगे और उसके हाँ, फ्रंट एंड क्लास में तीनों भी बना देंगे, ठीक है? फ्रंट एंड जावा एंड आपका ये पाइथन क्योंकि सबको ये चीज़ें सीखना है। तो वहाँ पे ये चीज़ें हम बना देंगे, आप लोग वहीं से देख लेना, ठीक है? आप लोग परेशान ना हो, वो सारी चीज़ें मिलेगा आपको। और टाइमिंग का हम पहले ही बता रहे हैं कि 6 टू 7 पीएम के बीच में कभी भी क्लास स्टार्ट करेंगे, एक मैसेज डाल देंगे। आपका क्लास ऐसे रहेगा 6 पीएम पे ही स्टार्ट होगा। जिस दिन क्लास लेट करेंगे, हम आपको एक मैसेज डाल देंगे, उससे पहले, ठीक है? तो ये मत मैसेज करना कि सर टाइमिंग का पता नहीं चलता है, क्लास का पिछले भी क्लास में 1-2 सेशन स्टूडेंट्स तो बाद में ऐड हुए थे ग्रुप के अंदर, उन लोगों का आ रहा था कि सर टाइमिंग का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि टाइमिंग का कुछ पता नहीं रहता है, ये फर्स्ट क्लास में ही बता देते हैं, तो आप लोग इन चीज़ों को देखें। इसके बाद एक और चीज़ है, आज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हो टोटल कितने हो 100 स्टूडेंट्स। प्रोजेक्ट की बात है प्रोजेक्ट सेशन में, यहाँ पे केवल रिएक्ट से रिलेटेड। तो एक चीज़ जान लो, इसमें से हमें 100 स्टूडेंट्स रेगुलर चाहिए। इन समहाउ किसी कंडीशन से ऐसा आ गया कि कभी आप एब्सेंट हो, तो फिर अगले दिन से प्रेजेंट हो जाना। रिकॉर्डिंग देखो और फिर अगले दिन से प्रेजेंट हो जाओ। क्लास अगर एब्सेंट करोगे, 1 से 2 क्लास अटेंड की, ना तीसरा क्लास आप जॉइन नहीं करोगे। ऐसे करते-करते 5 क्लास आप एब्सेंट होगे और उसके बाद पूरी क्लास ही नहीं कर पाओगे। तो जो ये सोच के आ रहे हो कि कुछ दिन देख लेते हैं कैसा है क्लास, कैसा शुरुआत रहेगा, नहीं रहेगा, तो शुरुआत कुछ खास मिलने वाला नहीं है। पहले ही बता रहे हैं हम। क्लास में रेगुलर होगी, तब चीज़ें आपके लिए स्पेशल बन के आएगा। अगर ये सोच के जो आ रहे हो कि हमें रेगुलर करना है, रिएक्ट पूरा सीखना है, तो फिर आना, हम आपको बहुत अच्छे से रिएक्ट चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाएँगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएँगे। हाँ, रिएक्ट को प्रोजेक्ट के लेवल से ही पढ़ाएँगे। चीज़ों को इंट्रो करते हुए, चीज़ें बताते हुए प्रोजेक्ट के लेवल से ही बताएँगे, ठीक है? आप लोग मैसेज करना बंद कीजिए, नहीं तो फिर हम जो चीज़ें बताना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, वो चीज़ें छूट रहा है, फिर मैसेज ही करते रह जाइएगा, ठीक है? कोई इम्पोर्टेंट मैसेज हो तो वही कीजिए, चलिए। तो रिएक्ट क्या है? रिएक्ट क्या हमको सबसे पहले इसके बारे में जानना है। रिएक्ट क्या है? तो क्या करा है? यहाँ पे सिंपल सा एक तरीके से लिखा हुआ है रिएक्ट के हम लोग सबसे पहले रिएक्ट डॉट डेव करके इसका न्यू जो है सो डॉक्यूमेंटेशन रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन पे जाएँगे। यहाँ पे लर्न रिएक्ट पे क्या करा है द लाइब्रेरी फॉर वेब एंड नेटिव यूजर इंटरफेस रिएक्ट क्या है? एक लाइब्रेरी है। किसका है? तो जेएस का एक लाइब्रेरी है। किसका है? जावास्क्रिप्ट का। तो अभी जो एक वेबसाइट है इसका रिएक्ट डॉट डेव इसके ऊपर अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने जाओगे ना, यहाँ से चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे कि रिएक्ट क्या है, एप्लीकेशन के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहोगे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी बढ़िया सा नहीं मिलने वाला है। इसीलिए यहाँ से तो आप मत पढ़ना इसके डॉक्यूमेंटेशन। हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह में या इंस्टॉलेशन वगैरह के टाइम पे हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे कि रिएक्ट के ऊपर कैसे वर्क करना है, कैसे इसके डॉक्यूमेंटेशन को समझना है, कैसे चीज़ों को जानना है, कैसे पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे चल के देखेंगे। इसके थ्रू जब हम लोग प्रॉपर्ली सही से अच्छे से प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, उस समय रिएक्ट की प्रॉपर डेफिनेशन जानना हो, तो आप लोग रिएक्ट का जो है सो प्रीवियस का जो आपका क्या कहते हैं, ये देखिए, रिएक्ट का जो ओल्ड वाला जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है legacy.react.js.org इसके ऊपर डॉक्स में जाके गेटिंग स्टार्टेड के अंदर इस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाकर के आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। रिएक्ट क्या है? रिएक्ट इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। रिएक्ट क्या है? एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। किस लिए यूज़ किया जाता है? तो यूजर इंटरफेस को बनाने के लिए। इट मीन्स क्या? कि यूआई को डेवलप करेगा। कौन-सा यूआई? जो यूआई हम लोग अभी तक डेवलप करते आ रहे हैं प्रोजेक्ट सेशन के अंतर्गत जो हम लोग यूआई बनाते हैं, किस-किस हेल्प से बनाते हैं एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट को तो हम लोग बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करते हैं। लेकिन देखिए वहाँ पे बूटस्ट्रैप का यूज़ करके हम अपना सारा जो इंटरैक्शन बहुत अच्छे से वर्क कर लेते हैं। तो आप लोग देखना 1 मिनट। तो आप लोग देखना, यहाँ पे जो चीज़ें हम लोग बनाएँगे ना, अच्छा यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स यहाँ पे अच्छा एक चीज़ बताओ रिएक्ट यहाँ पे आपका 100 स्टूडेंट का लिमिटेशन है? कुछ कर तो नहीं सकते 100 स्टूडेंट्स का लिमिटेशन है तो?
तो क्या है, जावास्क्रिप्ट का ये एक लाइब्रेरी है। लर्न व्हाट रिएक्ट इज ऑल अबाउट ऑन आवर होम पेज। अच्छा, ये सब चीजें सिंपली समझ लो, एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। और एक इसी की तरह रिएक्ट की तरह ही क्या आता है, आपका एंगुलर आता है, एक व्यू आता है। तो एंगुलर क्या है, वो आपका एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क आ गया, अब व्यू क्या आ गया आपका, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी आ गया। तीनों में डिफरेंस क्या है, ये भी चीजें हम लोग लिखेंगे, देखेंगे क्या क्या इस तीनों में से हमें क्या पढ़ना चाहिए, ये भी चीजें जानेंगे। लेकिन रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन को और अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे भी चीजें थोड़ा सा क्या है कि आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, न्यू रिएक्ट ऐप कैसे बनाएंगे, इस चीज यहाँ से देखिए। लेकिन इसको और आसान तरीके से हमें पढ़ना है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, W3 स्कूल को ओपन करते हैं, यहाँ से हम लोग अपने नोट्स को बनाते हैं, नोट्स बनाएंगे नहीं, यहीं से पूरा छोटी चीजों को पढ़ते हैं। W3 स्कूल ओपन कीजिए इसको, इसी के अंदर हम लोग रिएक्ट को ओपन करेंगे, ये ट्यूटोरियल रिएक्ट इंट्रो पे डायरेक्टली चलिए। देखिए क्या कहा, रिएक्ट समटाइम्स रेफर एज अ फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। अच्छा, ये जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क के रूप में इसको रेफर किया जाता है, बट जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है नहीं। ये चीज जान लो, आप कहीं भी मत बता देना कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। ये जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क टोटली अलग चीज हो गया। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है, यहाँ पे इस चीजों को देख के कंफ्यूजन। ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, नेक्स्ट देखो अगली लाइन में ही लिखा था ना कि जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी क्रिएटेड बाय फेसबुक, किसके द्वारा बनाया गया, तो फेसबुक के द्वारा ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी को बनाया गया हुआ, किस लिए, तो रिएक्ट इज अ टूल फॉर बिल्डिंग यूआई कंपोनेंट्स को बनाया गया। ये आपका जो यूआई होता है ना, उसको क्या किया जाता है कि कंपोनेंट बाय कंपोनेंट बनाया जाता है रिएक्ट के अंदर। कंपोनेंट बाय कंपोनेंट कहने का मतलब, जैसे कि मान लो यही एक मेरे पास वेबसाइट है, जिसमें से ये पूरा का पूरा क्या होगा, सबसे ऊपर वाला पार्ट एक कंपोनेंट आ गया। ठीक है, फेसबुक इज नाउ मेटा, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, टॉप नेम बार क्या हो गया आपका, एक कंपोनेंट्स आ गया। इसका ये जो मेन नेम बार हो गया, ये भी हमारा एक कंपोनेंट्स आ गया। इसके अलावा ये जो साइड बार देखते हो, ये भी एक कंपोनेंट्स हो गया। ये जो मेन एरिया दिख रहा हो, ये भी एक कंपोनेंट्स हो गया। ये ऐड सेक्शन, हालांकि ऐड सेक्शन का पार्ट नहीं है, ये अलग से इसके ऊपर ऐड कैंपेन किया गया, ऐड आ रहा है, लेकिन ऐड के लिए एक सेक्शन तो छोड़ा गया हुआ है ना, कि इस जगह पे हमारा ऐड अपीयर हो। तो ये भी एक हमारा क्या हो जाएगा, कंपोनेंट्स हो जाएगा। ये जो इस साइड में नीचे में एरिया देख रहे हो, यहाँ मिड पे या इस तरीके से फुटर एरिया दिख रहा हो, ये भी क्या है, हमारा एक कंपोनेंट है। लेकिन ऐसा कंपोनेंट्स है कि आप देखते हो इसमें से हम किसी को भी क्लिक करें, ठीक है, किसी को भी क्लिक करें, ये ऊपर का पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, और नीचे का पार्ट देखोगे फुटर का, ये जैसे है वैसे सेम रह रहा है। बदल क्या रहा है, बीच का मेन एरिया बदल रहा है। ये बीच में जो हमारा मेन एरिया है ना, बस यही एरिया बदल रहा है। और ये एरिया जब भी इसके ऊपर देख सकते हो आप लोग, चेंज हो रहा है रिएक्ट के अंदर, जैसे ही चेंज हो रहा होता है, तो ये देखना फिर से पेज रिफ्रेश होकर के लोड होने में क्या लग रहा है, मेरे पास टाइम लग रहा है। ये एक टाइम पे, ये एक टाइम ले रहा है थोड़ा सा, उस टाइम पर जाकर के चीजों को रिफ्रेश करके फिर से पूरे पेज को देखना, ब्लिंक करके रिफ्रेश करके लोड करता है। जबकि आप लोग एक फ्लिपकार्ट का वेबसाइट ओपन कर लो, या फिर कोई भी अदर वेबसाइट को ओपन कर लो, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट यूट्यूब को ही ओपन कर लो, या कोई भी अदर वेबसाइट को आप जब ओपन करते हो, वो वेबसाइट एक बार को पूरी तरीके से ओपन हो जाए, जो रिएक्ट के ऊपर या नेक्स्ट जेएस के ऊपर या किसी अदर वेबसाइट के ऊपर, किसी भी वेबसाइट के ऊपर, किसी भी चीजों के ऊपर बना हो, तो वहां पे आप लोग देखना, जैसे कि हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं, हम अपना वेबसाइट करते हैं, अपने चैनल को ओपन करते हैं, एक प्रोग्रामिंग साइट करके चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर लेना, मेरा खुद का चैनल है इसमें। अभी ऊपर ये आपको आएगा, हाँ आ गया। अगर नहीं आए तो आप लोग ऐसे करके सर्च कर लेना, यहाँ पे फिल्टर विल्टर में कुछ ऑप्शन मिल जाता है, ऑल सर्च अनवाच चैनल। अच्छा, ये फिल्टर भी जाना, अभी एक ही वीडियो अभी तक डाले हैं, इसलिए आपको मिलेगा नहीं जल्दी। तो फिल्टर में जाके चैनल पे क्लिक करके क्लिक कर लेना। एक चीज ध्यान दे रहे हो, जब भी हम इस तरीके से चीजों को ओपन कर रहे हैं, क्या हो रहा है, यहाँ पे चीजें रिफ्रेश नहीं हो रहा, हमारा यहाँ पे एक पतला सा लाइनिंग, जैसे देखो प्रोग्रामिंग साइट क्लिक करेंगे, एक लाइनिंग चला, और वो चीजें क्या हुआ हमारे प्रोजेक्ट को भी, और पहले से क्या किया, टाइम इसमें काफी कम गया। ठीक है, यहाँ पे टाइम क्या हो गया, एकदम से रैली कर गया मेरे पास, और मेरा वेबसाइट ना एकदम से, मेरा जो चैनल है, चैनल के दूसरे मेनू पे जाना है, जैसे हम क्लिक किए, वो डायरेक्टली क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करें, ओपन हो रहा है। लेकिन ये चीजें पूरा देख रहे हो, वेबसाइट की सारी चीजें क्या हमें रेंडर हो रहा है, फिर से रीजनरेट हो रहा है, नहीं जनरेट हो रहा है। यहाँ पे हम वेबसाइट टर्म्स यूज करें, ये देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर सारी मीनू के कोई भी अलग सेक्शन को क्या ये फिर से ओपन कर रहा है, बस मेन जो बीच का जो सेक्शन आपका देखो, ये सेक्शंस हो गया या ये सेक्शंस हो गया, या ऊपर का सब सेम रहेगा। हमें चेंजिंग कहाँ देखने को मिला, होम, वीडियो या प्लेलिस्ट, तो हमें बस इतना सेक्शन चेंज हुआ, बस इतने को ही रेंडर करके देता है, बाकी सारे सेक्शंस को रेंडर करके नहीं देगा। जबकि एक हम नॉर्मल एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट वेबसाइट बनाते हैं ना, तो चीजें क्या होते हैं, सारे के सारे हट जाते हैं, एक बार को रिफ्रेश होते हैं कि सारे के सारे रिमूव होकर के फिर से नए वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक किया, तो वीडियो से सारा का सारा कंपोनेंट फिर से रीजनरेट रेंडर होकर के हमारे सामने प्रेजेंट होगा, फिर से रेंडर होगा, यानी कि रेंडर करने का मतलब रीजनरेट होगा, चीजों को फिर से ये जनरेट करके हमारे सामने प्रेजेंट करेगा। तो वैसे वेबसाइट क्या करता है, चीजें ओपन होने में टाइम लेता है, लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर इस चीजों को वर्क कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे सॉरी जावास्क्रिप्ट करते हैं, रिएक्ट जेएस के ऊपर चीजों को इस तरीके से अगर वेबसाइट को बना रखे हैं, उसके थ्रू अगर चीजों को हम ओपन करते हैं, तो वहां पे ऐसा कुछ भी इशू नहीं आता। ये डायरेक्टली क्या करता है कि पूरे के पूरे एक सिंगल पेज में बना के रखे रहता है। और ये वर्क किसके ऊपर करता है, तो वर्चुअल डॉम के ऊपर क्या वर्क करता है, रिएक्ट क्रिएट अब वर्चुअल डॉम की मेमोरी क्या करा कि रिएक्ट जो है सो वर्चुअल डॉम आपके मेमोरी में बना देता है। इट मींस क्या कि आपको जो भी चीजें जनरेट हो रहा है ना, जैसे मान लो होम हो गया, वीडियो हो गया, प्लेलिस्ट हो गया, कम्युनिटी हो गया, ये सब
आपको क्या करेगा, सबसे पहला दिया है पूरे, जैसे मान लो आप यूट्यूब पे आ गए, होम पेज पे क्लिक किए, आपका यूट्यूब होम पेज ओपन हो गया है। नॉर्मली ये पेज तो आपको जनरेट होकर आएगा ही आएगा। ये जो पेज आप जिस पे जा रहे हो, ये पेज तो सीधा अब क्या होगा, जनरेट होकर आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ आप जिस भी सेक्शन पे क्लिक करोगे ना, जैसे इसको प्रोनाउंस ले जाओगे, इसका क्या करेगा वर्चुअली, हालांकि आप वर्चुअल डोम का भी इसका टाइम चला गया, अब इसकी जगह पे ये फाइबर बेस पे वर्क कर रहा है हमारे लिए। फाइबर भी बिहाइंड द सीन्स आप मान लो कि इसमें भी वर्चुअल डोम ही वर्क करता है। वर्चुअल डोम कैसे वर्क करता है इसको जैसे समझना आपको, जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे इसको क्लिक करते हैं, ये क्या किया हमारी मेमोरी पे, इसको हम प्ले नहीं करेंगे, हमारी मेमोरी पे क्या करेगा, इसका जैसे इसके ऊपर माउस ले जाते हैं या यहाँ पे ले जाते हैं, हमारा जो रैम होता है, हमारा जो मेमोरी होता है ब्राउजर के ऊपर, हमारा जो मेमोरी होता है उसके ऊपर ना, इसको क्या करता है, पहले से ये जनरेट करके डॉम में मैनिपुलेट करके चीजों को रख लेता है। ठीक है, जैसे माउस क्लिक करते हैं वो क्विकली ओपन हो जाता है। ठीक है, वर्चुअली वो पीछे से बैकिंग पे आपको ये रियल टाइम पे क्या करता है, जो सामने में दिख रहा है वो रियल टाइम डॉम मैनिपुलेट करके हमें देता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आप लोग जानते हो कि जितना भी एचटीएमएल सीएसएस लेयर पे कुछ भी लिखोगे, वो चीजें क्या होता है कि आपके ब्राउजर के जो मेन मेमोरी होता है, जो आपका जो रैम होता है ना, रैम होता है ब्राउजर के थ्रू रैम के ऊपर वो स्टोर होता है, जो कि सामने की चीजें आप स्क्रीन पे देखो। आप बचपन से हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं, वॉइस काफी क्लिक है। देखो वॉइस का तो हम काफी कुछ सही कर चुके हैं, बट फिर भी अगर देख रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, थोड़ा टाइम में फिर से देखो निकिता, अगर आप प्रोजेक्ट सेशन नहीं की हो तो आपको ये लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा समझने में। ठीक है, लेकिन चीजों को देखो, चलो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट को लेके जाते हैं, कैसे समझ। आप सभी के सभी ये जानते हो ना कि आपके स्क्रीन पर, ठीक है, आपके स्क्रीन पर सबको जो भी चीजें प्रेजेंट होता है, मेरे स्क्रीन पे जो भी चीजें अभी प्रेजेंट है, स्क्रीन पे जो भी चीज प्रेजेंट है, वो किस चीज पे स्टोर होता है, रैम के ऊपर स्टोर होता है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर के अंदर कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीजें जो हमारे स्क्रीन के ऊपर हमारे सामने जो प्रेजेंट होता है, चाहे वो हम एमएस वर्ड को ओपन कर ले, या फिर एक्सेल को ओपन कर ले, या फिर पावर पॉइंट ओपन कर ले, फोटोशॉप, या फिर आप लोग बीएस कोड को चलाते हो, बीएस कोड में जाकर के कोड लिखते हो, चीजें लिखते हो, या बहुत सारी चीजें जो होती है आप जो ओपन करते हो, तो ये सारी चीजें कहाँ ओपन होता है, ये जो स्क्रीन पे जो भी चीजें आप देखते हो, नॉर्मली आप कंप्यूटर लेवल पे चीजों को समझो, उसके बाद फिर हम ब्राउजर के लेवल पे आएंगे। ठीक है, आई होप कि अभी वॉइस वगैरह आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये सारी चीजें जो भी चीजें आप देख रहे हो, एवरीथिंग इज स्टोर ऑन रैम। स्क्रीन पर जो भी चीजें आप लोग शो कर रहा है, सबके सब यहाँ पे स्टोर है, आपके रैम के ऊपर स्टोर है। यहाँ तक तो क्लियर है। ऐसा आपको बैकएंड में क्या होगा, ये सब चीजों का फाइल जो होगा ऑफलाइन में कहाँ रखा होगा, आपके एसएसडी पे, हार्ड डिस्क पे रखा होगा। लेकिन जो भी चीजें हम स्क्रीन पर दिख रहा होता है ना, स्क्रीन पर अगर हम कुछ भी लिख टाइप कर रहे होते हैं, कुछ भी चीजें वर्क कर रहे थे, जब तक हम इन चीजों को सेव नहीं कर रहे होते हैं, तब तक ये सारी चीजें हमें कहाँ पे स्टोर होकर दिखता है, रैम के ऊपर स्टोर है। हम सेव भी कर देंगे ना तो चीजें हमारे एसएसडी में चला जाएगा, लेकिन हमें स्क्रीन पर दिखने के लिए हमारे स्क्रीन से हमारे जो सीपीयू जो होते हैं, जो चीजें आप आउटपुट डिवाइस पे जो दिखा रहे होते हैं, आउटपुट डिवाइस जैसे आपका मॉनिटर स्क्रीन पर जो चीजें दिखा रहा होता है, तो सीपीयू को कोई ऐसा मेमोरी चाहिए जो सीपीयू की स्पीड को क्या करे, स्पीड में चले। सीपीयू का जो स्पीड होता है ना, उसके स्पीड को कंपीट करे। तो उसके स्पीड को कंपीट कौन करता है, ये आपका रैम आ गया। तो रैम क्या करता है कि रैम एक ऐसा मेमोरी है जो क्या होता है आपका, किस तरह का मेमोरी होता है रैम हमारा, दो तरह के मेमोरी होते हैं हमारे, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी। टेम्पोररी मेमोरी कह सकते हो, जहाँ पे क्या होता है कि डाटा थोड़े टाइम के लिए स्टोर होता है। आपको क्या, जब तक उसको क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी कह सकते हो। वोलेटाइल मेमोरी कह सकते हो। वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी जिसपे जब तक वोल्टेज मिल रहा होगा, वोल्टेज मिल रहा होगा, तब तक वो डाटा के स्टोर रखेगा। जैसे ही उसके ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, वो डाटा को भूल जाएगा। लेकिन उसकी स्पेशलिटी क्या है कि वो उसकी स्पीड जो है ना, तो आपके सीपीयू से मेजर करता है। सीपीयू के स्पीड के साथ वो मिलकर चल रहा होता है। तो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू जो स्क्रीन पे जो चीजें दिखाएगा, वो रैम से डाटा को हटाता है। और रैम क्या करता है, हार्ड डिस्क से डाटा को उठाते हैं, वो अपने ऊपर एक कॉपी बना के रख लेता है। पहले के पुराने टाइम के जैसे आप कंप्यूटर लाना, उसमें कभी वीडियो वगैरह प्ले करके देखना, तो वहाँ पे ना एक छोटा सा कॉपी टाइप का एक मैसेज पॉपअप होगा, और वो देखना कि आपकी वीडियो को ना हार्ड डिस्क से या पेन ड्राइव से कॉपी करके वो चीजें रैम अपने ऊपर स्टोर करता है। स्क्रीन पर कोई भी चीज आप चलाते हो ना, तो वो डाटा क्या होता है कि कॉपी होकर के पहले आपके रैम के ऊपर स्टोर होता है। आजकल के कंप्यूटर इतने सुपर फास्ट होते हैं, इतने फास्ट होते हैं कि आपको ये चीजें पता ही नहीं चल रहा होता कि कब चीजें कॉपी हुआ मेरे रैम के ऊपर आ गया। और रैम क्या करता है, उन चीजों को स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा होता है। ठीक है, तो वो क्या है, हमारा एक रियल मेमोरी है। स्क्रीन पे हम चीजों को डायरेक्टली देख रहे हैं, वो मेरे मेमोरी के ऊपर, रैम के ऊपर स्टोर है, जिसको हम लोग सिंपली मेमोरी 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 बोलते रहते हैं कि मेमोरी के ऊपर स्टोर है, मेमोरी पर डाटा है, मेमोरी के ऊपर से डाटा दिख रहा है। ठीक है, कैश मेमोरी इनकी थ्रू आउट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चीजें बस इतना ही समझने के लिए काफी है कि रैम के ऊपर जो भी चीज स्टोर होता है, वही चीजें हम लोग स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। रैम के ऊपर जो भी डाटा स्टोर होता है, वो थोड़े टाइम के लिए स्टोर होता है, लंबे टाइम के लिए स्टोर नहीं होता है। कब तक के लिए स्टोर होता है, जब तक सिस्टम आपका ऑन है, तब तक वो डाटा रैम के ऊपर दिखेगा। अगर इस डाटा को हम अभी क्लोज करें, सेव विदाउट सेव हम इसको क्लोज करें, क्या होगा, ये डाटा हम फिर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। चलिए यहाँ तक, लेकिन हमें बस ये तो समझ में आ गया ना कि जो भी चीजें हमें स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट है, ये क्या है,
रैम के ऊपर प्रेजेंट है, रैम के ऊपर जो डाटा स्टोर होता है, रैम के थ्रू जो डाटा हमें स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होता है, वो रियल मेमोरी में आ गया, ठीक है? तो हमारा जो रिएक्ट होता है, वो कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। नॉर्मल चीज़ें क्या होता है, जैसे ये रिएक्ट का ही वेबसाइट ओपन कर लो, जैसे ट्यूटोरियल पे क्लिक किया, देखो क्विकली ट्यूटोरियल चेंज हो गया, यहाँ कोई रिफ्रेश वगैरह कुछ नहीं है, देखना सीधा कंटेंट। जैसे डॉक पे क्लिक किए, डॉक क्या हुआ, क्विकली डॉक पे क्लिक किए, देखो यूट्यूब पे इतना ज़्यादा डाटा है कि यूट्यूब पे किसी भी क्लिक करोगे तो थोड़ा-सा यहाँ पे रेंडरिंग साइन भी आ जाता है यूट्यूब के ऊपर। लेकिन रिएक्ट पे देखो, कोई साइन नहीं, कुछ भी आया, नहीं आया, क्योंकि ये रियल डॉम के साथ-साथ आपको क्या करता है, वर्चुअल डॉम पे भी काम करता है। वही कह रहा है कि हाउ डज़ रिएक्ट वर्क? रिएक्ट क्रिएट या वर्चुअल डॉम इन मेमोरी। रिएक्ट क्या करता है, आपके मेमोरी में, आपके रैम में, ब्राउज़र के थ्रू भी एक वर्चुअल डॉम बनाता है। जो चीज़ें सामने दिख रहा, फ्रंट में दिख रहा, वो आपके लिए क्या है, एक रियल डॉम है, ठीक है? चीज़ें रेंडर होकर के सामने में दिख रहा है, रियलिटी में दिख रहा है, आपके लिए रियल डॉम है। लेकिन वर्चुअली क्या होता है कि ये रिएक्ट को पता है कि ये सामने हम दिखा रहे हैं, ये रियल डॉम के ऊपर। कभी भी यूज़र क्या करेगा, ट्यूटोरियल पे आके क्लिक कर देगा। ट्यूटोरियल वाले डाटा के लिए क्या करेगा, ये पूरे को फिर से जनरेट करेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। डायरेक्टली क्या करता है कि जैसे आप इसके ऊपर ले गए माउस, क्लिक किए, वो वर्चुअली क्या करता है कि बैक में आपको ये ट्यूटोरियल का डाटा, ये ब्लॉग का डाटा, ये क्या कर रखा है कि आपके रैम पर ना स्टोर करके रख दिया। अब कहोगे सर ऐसे में तो वेबसाइट आपका स्लो हो सकता है। जैसे में लोड होगा वेबसाइट मेरा, उसमें स्लो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब स्लो क्यों नहीं होता? ये बहुत ही तेज़ी से क्या काम करता है, ये काम क्या करता है कि यूज़र खोलना क्या चाह रहा है, ओपन किस वेबसाइट करना चाहिए, इस लिंक को ओपन करना चाह रहा है, क्विकली रियल डॉम पे इसको लाके पहले ओपन कर देगा। ठीक है? उसी में थोड़ा-सा टाइम लेगा। अब जो-जो कंपोनेंट्स देखेगा कि अच्छा ये कंपोनेंट्स अलग-अलग कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट्स में चेंजिंग है। बस उसी कंपोनेंट को ना जस्ट लाइक डिस्प्ले नोन किया जाता है। आप लोग वेबसाइट बनाते हो ना, डिस्प्ले नोन, जैसे माउस ले जाएँगे यहाँ पे, होवर करेंगे तो उसके नीचे का लिंक क्या होगा, शो होगा, डिस्प्ले ब्लॉक, ऐसा ही कुछ रहता है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, बस फर्स्ट वाले को कहता है डिस्प्ले नोन, इसको कहता है डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक मतलब चीज़ों को शो कर दिया या इनलाइन ब्लॉक कर दिया, जो भी कर दिया, कुछ इस तरह की कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। तो जो हमें सामने दिख रहा है, ये रियल डॉम हो गया मेरे लिए, ठीक है? डीएलटी में सामने प्रेज़ेंट रहा है। जो बिहाइंड द सीन आपका छुपा हुआ है, जैसे ही माउस को क्लिक करेंगे, ये वर्चुअल डॉम की वजह से आ रहा है। तो क्या करता है, रिएक्ट हमारे लिए 2 तरीके के डॉम बनाता है। एक रियल डॉम बनाता है, एक वर्चुअल डॉम बनाता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया चीज़ें अब? अब ये किसी का तो कॉन्सेप्ट नहीं रह गया कि सर वर्चुअल डॉम क्या होता है? यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। ठीक है। अब क्या करा कि वर्चुअल डॉम जो बनाता है वो क्या करता है, इंस्टेड ऑफ मैनिपुलेटिंग द ब्राउज़र डॉम डायरेक्टली, ब्राउज़र के ऊपर जो डॉम रहता है ना उसको डायरेक्टली मैनिपुलेट करने के बदले वो क्या करता है, बिहाइंड द सीन वर्चुअली डॉम पे ही क्या करता है, आपको क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे जनरेट होके कैसे आना है, उन चीज़ों को डायरेक्टली ये जनरेट करके दिखा देता है। ठीक है? उन चीज़ों को ये डायरेक्टली क्या करेगा, जनरेट करके दिखा देता है। आप लोग जावा स्क्रिप्ट में पढ़े होंगे डॉम को, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल करके पढ़े होंगे। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में क्या होता है कि आप क्या करते हो, एक बार को जावास्क्रिप्ट का जो कोड लिखते हो, उसमें जो एचटीएमएल टैग होता है, उनको किसके थ्रू आप लोग कलेक्ट करते हो? हालाँकि ये अगर किसी को डॉम समझ में नहीं आ रहा, अभी केवल वर्चुअल और रियल डॉम को समझ लो, ठीक है? डॉम को जो है ना, तो हम लोग जैसे ही जावास्क्रिप्ट का इसका प्रोजेक्ट जब इंस्टॉल करेंगे, कल की क्लास में हम लोग इंस्टॉल करके भी देखेंगे चीज़ों को, क्या कहते हैं, रिएक्ट को, तो वहाँ पे हम समझेंगे कैसे डॉम करता है वर्क, इसके ऊपर भी राइट क्लिक करके आपको दिखाएँगे डॉम कैसे वर्क करता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये सारी चीज़ों को हम समझाएँगे एक बार चीज़ों को, और आप जो जो भी प्रोजेक्ट सेशन किए होंगे, उनको थोड़ी बहुत ये सब चीज़ें हम एक रोज़ समझाए भी थे, प्रोजेक्ट सेशन में। और जो नहीं समझे, उनके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, उनको भी हम ये सब चीज़ें समझाएँगे कल की क्लास में। आप लोग परेशान मत होना, ठीक है? आप लोग परेशान मत होना, हम समझाएँगे चीज़ों को, ठीक है? अब देखो क्या कह रहा है कि वर्चुअल डॉम क्या करता है, इंस्टेड ऑफ मैनिपुलेटिंग द ब्राउज़र्स डॉम डायरेक्टली, ब्राउज़र्स के ऊपर डॉम को डायरेक्टली मैनिपुलेट करने के लिए, कहने का मतलब क्या है कि कौन से डाटा हेडर में टॉप पे दिखाना है, किसको बॉटम में दिखाना है, कहाँ से जो है नया आईडी ऐड करना है, कहाँ पे ऑन क्लिक वाला इवेंट को क्लिक करने के लिए चीज़ों को लाना है। ये सब चीज़ें ब्राउज़र के ऊपर डायरेक्टली ये मैनिपुलेट करने के बदले, ये क्या करता है कि आपके डाटा को वर्चुअली यानी कि बिहाइंड द सीन ही डॉम क्या करता है, वर्चुअल डॉम क्या करता है, मैनिपुलेट करके रखता है। बस आपको जैसा डाटा दिखाना है, उस तरह के बटन पे क्लिक करो, ये डाटा सामने लाके दिखा देगा। नॉर्मली एचटीएमएल, सीएसएस, जेएस दिखा दिया। ठीक है? एचटीएमएल, सीएसएस, जेएस भी नहीं, एचटीएमएल, सीएसएस में कन्वर्ट करके चीज़ों को दिखा दें। जेएस भी रहता है बैक में, लेकिन जो वेबसाइट को दिखने के लिए क्या चाहिए, एचटीएमएल, सीएसएस है ना, उतना ईज़ी बना के चीज़ों को दिखा दें। ठीक है? इतना ईज़ी ये चीज़ों को बना के क्या करा, वो इट डज़ ऑल द नेसेसरी मैनिपुलेटिंग, यानी कि वर्चुअली क्या करता है, जितनी भी मैनिपुलेशन ज़रूरी होता है आपके प्रोजेक्ट को, आपके डाटा को स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए, उतना सारा जो मैनिपुलेशन होता है, ये वर्चुअली ही बिहाइंड द सीन ही करके चीज़ों को रख लेता है, बिफोर मेकिंग द चेंजेस इन ब्राउज़र डॉम। देखिए ना, ब्राउज़र के डॉम पर चेंजिंग करने से पहले ही मैनिपुलेट करके डाटा को रख लेता है। ठीक है? और ये क्या करा, रिएक्ट ओनली चेंज व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड, रिएक्ट केवल उसी चीज़ को चेंज करेगा, जो चीज़ हम चेंज करना चाहते हैं, जो हमें ज़रूरी है चेंज करने के लिए। यानी कि एक ब्राउज़र पे देखो, इस ब्राउज़र पे ये सारा डाटा हमें तो दिख रहा है, ठीक है ना? इसमें क्या हो रहा है, टॉप में, राइट में साइड एरिया है, या फिर ये देख लो, मेन में कंटेंट है, ये सारी चीज़ें, इस सारी चीज़ों को तो दिखा रहा है, ठीक है? लेकिन हमें क्या होता है कि यहाँ पे फुटर भी हो सकता है बहुत सारी वेबसाइट में, डॉक पे क्लिक कर रहे हैं, तो डॉक और ये साइड एरिया सेम रह रहा है, इसका कलर वगैरह सेम रहा है, कंटेंट बीच में का चेंज हो रहा है। देखना है यहाँ पे, फुटर पे क्लिक करें, कलर साइज़ वगैरह सब सही है, बस कंटेंट चेंज हुआ और ये मेन एरिया का कंटेंट चेंज हुआ। तो हमें क्या करेगा, वर्चुअल डॉम क्या करेगा, ये इस चीज़ों को नहीं डिलीट करेगा, इस चीज़ों को डिलीट नहीं करेगा। इसकी जगह पे बस जो-जो कंटेंट हमें नया चेंज होके आना चाहिए, बस उसी को लाएगा, बाकी चीज़ें वैसे ही रहने देगा। ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि रिएक्ट ओनली चेंज व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड, रिएक्ट केवल उसी चीज़ को चेंज करेगा, जो ज़रूरत है वेबसाइट के ऊपर चेंज करना।
ठीक है, रिएक्ट बस उसी चीज को चेंज करेगा, जो चीजें जरूरत है मेरे लिए वेबसाइट पे चेंज हुआ, अदर थिंग्स को वैसे ही रहने देगा। इसीलिए रिएक्ट क्या होता है कि आपका जो वर्किंग, जो वेबसाइट का जो ब्राउजिंग एक्सपीरियंस जो होता है ना, उसको भी फास्ट कर देता है। और देखो, जो चीजें सामने हमको प्रेजेंट करना है उसको तो स्टोर करके सामने रियल पे दिखाता ही दिखाता है, बाकी भी चीजें क्या करता है, बैक एंड में चीजों को आराम से लोड करके रख लेता है। जो चीजें हमें जरूरत है पहले उसको क्विकली लोड करके दिखा देगा, बाकी चीजों को लोड करके रखिएगा कि जैसे ही आप इस पर माउस क्लिक कीजिएगा तो हम चीजों को ला प्रेजेंट कर देंगे। यही ब्यूटी है किसका, रिएक्ट जेएस का। ठीक है, देखो, तो आप लोग रिएक्ट को कैसे इंस्टॉल करोगे, आप लोग को सिंपल सा एक टास्क देते हैं रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए। रिएक्ट कब बना नहीं बना इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रिएक्ट जो बनाया गया हुआ है इसके द्वारा क्या कहते हैं, फेसबुक के द्वारा बनाया गया, और फेसबुक के अंदर भी जॉर्डन वाके बनाया है। रिएक्ट की तरह व्यू जेएस आता है जो इवान यू बनाया है। इसके अलावा एक फ्रेमवर्क आता है आपका कौन सा, एंगुलर, जो किसके द्वारा बनाया गया हुआ, गूगल के द्वारा बनाया गया हुआ। तो हमको उन सब चीजों पे नहीं जाना है, हमें सिंपली रिएक्ट को स्टार्ट करना है। आज के लिए अपने कंप्यूटर में आप लोग भी इंस्टॉल कर लोगे। कैसे इंस्टॉल करोगे, तो आप लोग भी इसी के ऊपर डब्ल्यू स्कूल पे जाना, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना। इसके अंदर क्या कह रहा है, टू यूज रिएक्ट इन प्रोडक्शन यू नीड टू इंक्लूड ये सब चीजें। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको अगर रिएक्ट को यूज करना है तो यू नीड एनपीएम व्हिच इज इंक्लूड विद नोड.जेएस। आपको क्या चाहिए, एक एनपीएम चाहिए। एनपीएम मतलब नोड पैकेज मैनेजर चाहिए। किसके साथ चाहिए, नोड के साथ चाहिए। तो रिएक्ट भी जो है ना, क्या है, नोड का ही एक प्रोजेक्ट होता है। विदाउट नोड आप रिएक्ट कोड नहीं यूज कर सकते। तो रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए, रिएक्ट को चलाने के लिए आपके कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, नोड पैकेज मैनेजर होना चाहिए और नोड होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर में नोड, हाँ, एंगुलर, एंगुलर भी देखो, जितना भी जावा स्क्रिप्ट का लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क यूज करोगे ना, वो सबके लिए आपके पास नोड होना जरूरी है। नोड ही एक ऐसा इन्वायरमेंट है, रन टाइम इन्वायरमेंट है हमारे लिए। दो चीजें, जो जावा स्क्रिप्ट का इंजन जो पहले हमें वेब ब्राउजर के अंदर चलता था, उसी इंजन को क्या किया गया, नोड के थ्रू हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया था। जिससे जावा स्क्रिप्ट जो पहले पहले कंप्यूटर में क्या होता था कि जावा स्क्रिप्ट को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते, अभी भी नहीं कर पाते। जावा स्क्रिप्ट कभी भी चलेगा, किसी न किसी वेब ब्राउजर के अंदर चलेगा। सारे वेब ब्राउजर का अपना अपना अलग अलग जावा स्क्रिप्ट को रन करने के लिए इंजन, जावा स्क्रिप्ट कोड को रीड करने के लिए। जैसे गूगल क्रोम के अंदर V8 इंजन आता है, V8 नाम है इंजन का। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अपने कंप्यूटर में नोड को इंस्टॉल करना है। तो नोड को इंस्टॉल करने के लिए आप सबसे पहले नोड जेएस करके आप वेबसाइट आता है, इसको सर्च कर लेना, नोड जेएस के ऊपर चले जाना, नोड जेएस यहाँ पे नोड जेएस डॉट ओआरजी करके आ जाएगा, इसमें नोड डॉट जेएस पे क्लिक कर लेना। इस पे जाना, और इस पे जाने के जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम देगा, टाइम टू ओपन। और इसमें देखना आपको एक दो मोड आएगा, डाउनलोड नोड जेएस 20.10 और ये 21.4। इस दोनों में से किसी एक को आप लोग क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करोगे, तो ये चीज देखो कि आपको क्या करेगा, रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर और एलटीएस, ये करंट वाला। तो आपको क्या करना है, एक एलटीएस मोड आएगा, दूसरा करंट मोड आएगा, आपको एलटीएस मोड डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। ठीक है, अगर किसी को चेक करना है कि मेरे सिस्टम में ये क्या कहते हैं, मोड है या नहीं है, अगर जिसमें नहीं है तो वो इंस्टॉल कर लोगे, जिसमें है वो नहीं भी इंस्टॉल करोगे चलोगे। लेकिन हम ये रिकमेंड करेंगे कि फिर से इंस्टॉल करना क्या जाता है, अगर पुराना वाला वर्जन होगा तो लेटेस्ट अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और आपको कभी भी इंस्टॉल करना है तो एलटीएस मोड करना है, करंट मोड नहीं करना है। करंट मोड जस्ट लाइक अ बीटा वर्जन ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, ना सॉरी नोड जेएस। आप लोग देखते हो ना गूगल, सॉरी एंड्रॉइड में आप लोग को बीटा वर्जन मिलता है, जो बीटा के लिए रजिस्टर करने होते हैं। बीटा वर्जन में क्या होता है, कुछ बग्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सब चीजें आती रहता है। तो कंपनी को इन्फॉर्म करके ये प्रॉब्लम है, ये चीजें है, वो चीजें, ये गड़बड़ है, ये सही नहीं है, आप इसको सही कर लीजिए। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, सही के साथ आपको एक अपडेशन दे देते हैं। लॉन्ग टर्म सपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये थोड़ा सा एक वर्जन पीछे रहेगा, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज बिगनर वी हैव टू इंस्टॉल लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ठीक है, करंट मत जाना। करंट किसके लिए, जो प्रो कोडर सब है, गीक है, जो नोड जेएस को बहुत अच्छे से जानते हैं, नोड जेएस में कोई प्रॉब्लम है तो वो खुद के लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं, या कंपनी को मैसेज मेल कर सकते हैं कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है, इस चीज को ऐसे सुधार कर दीजिए, इस तरीके से ये अपडेशन की नीड है, उनके लिए। आपके लिए ये करंट नहीं, आपके लिए क्या है, एलटीएस। आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे, बट बिफोर वी हैव टू चेक नोड जेएस जो हमारे कंप्यूटर में है या नहीं है। तो चलिए सीएमडी आप क्या करना, विंडो के साथ आर प्रेस कर देना, ये सबको पता है। रन ओपन करना सबको पता है, रन को ओपन करोगे, और रन को ओपन करते हैं इसमें आप लोग क्या टाइप करोगे, सीएमडी इंटर। जैसे सीएमडी इंटर करोगे आपका क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ ज्यादा ही टाइम लेगा। अभी तक इसमें क्या हो रहा है, हाँ ओपन होकर आ गया। ठीक है, सीएमडी इंटर जैसे करोगे आपके पास एक कमांड प्रॉम्प्ट करके स्क्रीन आ जाएगा, एक ब्लैक स्क्रीन आएगा कमांड प्रॉम्प्ट करके। इसमें आपको टाइप करना है नोट डैश भी। ठीक है, इससे क्या होगा, नोट डैश भी से नोट का हम लोग वर्जन चेक करेंगे। ठीक है, जिसके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मेरे में दिखाएगा कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, 18.18.2। इट मीन क्या, 18 कोई भी वर्जन यहाँ पे दिखा रहा है, इट मीन मेरे में नोट इंस्टॉल है। अगर नहीं रहता तो यहाँ पे कुछ लिख देता है नॉट फाउंड, या ये कह देता है कि कमांड सही नहीं है, कमांड एरर या कुछ भी यहाँ पे मैसेज ऐसा पॉपअप कर देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि मेरे में नोड इंस्टॉल नहीं है। और जब नोड का कोई भी नोड का कोई सा भी वर्जन आप इंस्टॉल करोगे ना, इसके साथ साथ नोड पैकेज मैनेजर रहता है, जिसको कैसे चेक करेंगे, एनपीएम डैश भी, नोड पैकेज मैनेजर डॉट स्पिक। अब ये बात आता है कि सर ये नोड तो हम समझे कि एक सॉफ्टवेयर है जो हमें जावास्क्रिप्ट वाले प्रोजेक्ट को रन करता है। जावास्क्रिप्ट को अगर हमें कंप्यूटर प्रोजेक्ट को कहते हैं, जावास्क्रिप्ट को अगर हमें कंप्यूटर में यूज करना है डायरेक्टली बिना ब्राउजर से, ब्राउजर का यूज किया जावास्क्रिप्ट को हमें अपने कंप्यूटर में चला के देखना है, तो क्या आ जाना चाहिए, हमारे कंप्यूटर में नोड होना चाहिए। फिर ये एनपीएम क्या है, नोड पैकेज मैनेजर। तो एनपीएम को कुछ ऐसे समझो कि नोड एक एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है, एनपीएम उसका प्ले स्टोर है। सिंपल सी बात में कह सकते हैं, नोड क्या है, एक एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है, एनपीएम एक प्ले स्टोर है। समझ रहे चीजों को, नोड पैकेज मैनेजर, नोड एनपीएम का फुल फॉर्म होता है नोड पैकेज मैनेजर, लेकिन एनपीएम को ऐसे समझना है, एंड्रॉइड जैसे देखो आपके मोबाइल में एंड्रॉइड डला हुआ, क्या उसमें सारा सॉफ्टवेयर पहले से डला हुआ मिलता है एंड्रॉइड के अंदर,
हाँ, फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपके कंप्यूटर में फिर ये बताओ, मोबाइल में एंड्रॉइड डला रहता है तो क्या सारा सॉफ्टवेयर पहले से डला रहता है? नहीं डला रहता है ना, सारा ऐप्स तो पहले से नहीं डला रहता है। ठीक है? दोनों यहाँ पे पहले यहाँ देखो मैसेज बाद में अभी जस्ट हम बता रहे हैं कि हम एक ही पॉइंट बताएंगे, फिर भी आप लोग बीच में मैसेज करें। चीजों को समझो तो पहले ये बताओ, नोट सब डाउनलोड किया उसमें एनपीएम क्या है, नोट पैकेज में। इसके अलावा किसी को समझा पाओगे कि क्या होता है? जो अजय बिगनर समझा पाओगे? नहीं समझा पाओगे ना, क्या होता है? इसको पहले समझो ना कि नोट पैकेज मैनेजर है क्या। फिर हम बताते हैं कि कैसे नए चीजों को इंस्टॉल करते हैं, कैसे इंस्टॉल होगा। अभी 5-10 मिनट और क्लास है। थोड़ा सा हम लोग बताएं कि जेन जी वाली प्रॉब्लम, जेन जी वाले बच्चे को ना थोड़ा सा पेशेंस लेवल कम होते हैं। चीजें बस अभी कभी 1 मिनट में सीख जाना है। अगले ही मिनट जब पूछो ना दोबारा तो चीजें पता ही नहीं, अच्छा क्या आप पढ़े पता ही नहीं, लगता है जैसे इधर से आया उधर से निकल गया। ये वाली प्रॉब्लम्स आ जाती है। ऑफलाइन ऑनलाइन भी क्लास करो, लेकिन क्लास को ना प्रॉपर सुनो, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ये एक दो क्लास है ना जो आपका बेसिक बना देगा कि नोट पैकेज मैनेजर है क्या। हम कोई डेफिनेशन नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल से चीजों को ऐसे समझा रहे हैं ना कि आपके माइंड में वो बैठ जाए। जो चीजें पूछ रहे हैं क्वेश्चन उससे रिलेटेड यस नो करो ना तो हमें मजा भी आएगा कि हाँ। अब जब यार मैसेज नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉपर सुनो। लेकिन क्लास में इंटरेक्टिविटी चाहते हो कि आपको नींद ना आए, कभी कभी लेक्चर ऐसा होता है जिसमें आपको नींद आने लग जाता है, तो उसके लिए ना मैसेज पे बने रहो और मैसेज पे बस यस नो लिखो कि हाँ जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर यस नो, ऐसा ही नहीं जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर आंसर से टाइप कर दो तो ठीक है। एक्स्ट्रा कहीं पे चीजों को मत घुमा के ले जाओ, ऐसे में गड़बड़ हो जाता है ना। जो फॉलो चल रहा है, जो चीजें पढ़ा रहे हैं वहां से हम भी टूट के साइड में हो जाते हैं। ठीक है, नोट पैकेज में देखो कंप्यूटर ये मोबाइल कंप्यूटर क्या होता है, नोट अपने साथ ना जितनी भी आपके लिए जरूरी जो इंस्टॉलर होंगे, जितनी भी फाइल्स जो होंगे, वो सारी चीजें अपने साथ ये लेके नहीं आता है। जैसे एंड्रॉइड में, मोबाइल में जो एंड्रॉइड डला रहता है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डला हुआ है तो उसमें सारे ऐप्स जो नीडेड है आपको वो सारे नहीं रहते, जो नीड है वही। लेकिन जो भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर सब इंस्टॉल यूज करना होता है तो आप क्या करते हो, प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल करते हो। उसी तरीके से नोट पैकेज में नहीं रहता है कि अगर हमें एक रिएक्ट बनाना है तो रिएक्ट को एनपीएम के थ्रू इंस्टॉल कर लो, अगर हमें एंगुलर यूज करना है तो एनपीएम के थ्रू एंगुलर के, व्यू को इंस्टॉल करना है तो व्यू को एंगुलर के थ्रू, एक्सप्रेस जे अगर किसी को बैकएंड वाला काम करना है तो सब किसके अंदर चलेगा, नोड के ऊपर ही चलेगा। तो नोड एक ऐसा बैकएंड के लिए क्या करता है, एक रन टाइम जावास्क्रिप्ट के लिए ना एक रन टाइम एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे देता है। लेकिन उस पर आपको क्या चलाना है, क्या करना है, नहीं करना है, वो आपको एनपीएम के थ्रू जो चीजें वर्क करना है उसके अकॉर्डिंग आप अपना अलग अलग से पैकेजिंग को डालते हो और फिर उसके बाद यूज करते हो। ठीक है, तो ये जस्ट लाइक नोड क्या है, एक यूटिलिटी टूल्स, सॉरी एनपीएम क्या है, एक यूटिलिटी टूल्स है किसका, नोड का। नोड का क्या है, एक यूटिलिटी टूल्स है। तो अब ये चीजें तो हम देख ली कि सर मेरे में है, लेकिन किसी को अपडेट करना है, किसी को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करना है, वो लोग क्या करेंगे, हम सिंपली इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है चेक करने में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सिंपली यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। नोट जेएस की वेबसाइट पे जाना, यहाँ पे 20 पॉइंट ये एलटीएस पे क्लिक करना, थोड़ा सा टाइम लेगा और एलटीएस वर्जन से क्या होगा आपका ये ज्यादा नहीं 25 MB का है, ये डाउनलोड होकर आ जाएगा। इस पर क्लिक करोगे थोड़ा सा टाइम लेगा, ये 5 से 10 मिनट ये डाउनलोड होकर आ जाएगा। आने दो, डाउनलोड होने दो, जैसे ही डाउनलोड होगा इसे हमें बस नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर देना। ऊपर में एक आएगा ऑटोमेटिकली चेक वाला बॉक्स, इसमें किसी भी बॉक्स को चेक मत करना, क्लिक मत करना। ठीक है, इसमें कहीं पे कोई बॉक्स आ रहा है यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसमें कुछ और भी एडिशनल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, तो ऐसा कुछ भी मत करना। ठीक है, बस इसे डाउनलोड होने देना और नीचे जितना भी ऑप्शन आएगा नेक्स्ट 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 फिनिश कर देना। ठीक है, और जैसे इंस्टॉल हो जाए तो एक बार चेक कर लेना, जैसे अभी दिखा है ना, विंडो आर करेंगे, सीएमडी को ओपन करेंगे, इस पर क्या टाइप करेंगे, नोट डैश भी, और ऐसे करके क्लिक करके ओपन कर लेना। तो देखो कल से एक और चीजें, जितने भी स्टूडेंट्स अभी जो क्लास छोड़ के जा रहे हो ना, जो सीरियस हो ना प्लीज वही स्टूडेंट क्लास में ज्वाइन करना, जो सीरियस नहीं हो वो मत ज्वाइन करना। नहीं तो जो थोड़े टाइम के लिए आते हो चले जाते हो, जो सीरियस स्टूडेंट्स वो मैसेज करें कि सर 100 पार्टिसिपेंट यहाँ पे मैक्सिमम ऐड हो सकते हैं, तो 100, तो जो सीरियस है उनको ऐड होने दीजिए ताकि वो ये 100 में आ जाए। ठीक है, अभी भी देख रहे हो 5 स्टूडेंट गायब हो गए, तो सीरियस रहोगे तभी तो प्रॉपर क्लास कर पाओगे। जो जिन स्टूडेंट्स इतने टाइम से वेट कर रहे हैं तो वो अब ज्वाइन भी नहीं करेंगे, जो सीरियस स्टूडेंट्स। मैं भी अभी ऐड हो पाया, इसीलिए जो सीरियस है ना उनको ऐड होने दो, जो सीरियस नहीं हो वो रिकॉर्डिंग देख लेना। नहीं तो यहाँ पे ऐड होने का मतलब है कि क्लास कर लो। शुरुआत में हम पहले बता दिए कुछ टाइम आप लोग क्लास बोरिंग लगेगा, जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनाने लगेंगे 2 3 4 5 क्लास का देखना क्लास कितना हेल्पफुल होगा आपके लिए। जैसे प्रोजेक्ट सेशन काफी हेल्पफुल रहा ना आगे चल के। अब चीजें क्या हो रहा है कि एकदम नए लेवल पे एलिवेट हो रहा है ना आप लोगों को, लेवल अप हो चुका है प्रोजेक्ट में, इसमें भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चीजें हम डाउनलोड कर चुके हैं। डाउनलोड करने के बाद हमें इंस्टॉल कहाँ से करना होगा, आप लोग अपना विंडो एक्सप्लोरर को ओपन कर लेना, विंडो एक्सप्लोरर में डाउनलोड सेक्शन में चले जाना, यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन मिलेगा। इसके अंदर देखो मेरे कंप्यूटर में आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि आईडी इंस्टॉल है, जिसकी वजह से हमें प्रोग्राम सेक्शन के अंदर मिलेगा। अदरवाइज आप लोग डाउनलोड ओपन करोगे और इसी जगह पे चीजें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी जगह पे चीज देखने को मिल जाएगा। इस प्रोग्राम को ओपन करो, इसमें देखो नोट एफ बी 20.10 पॉइंट क्या रहा है, इस पर डबल क्लिक करोगे, जैसे ही डबल क्लिक करेंगे चीजें क्या होगा, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हो मेरे पास नोड क्या कर रहा है, वेलकम टू द नोड डॉट जेएस सेटअप विजार्ड, इस पे
यहाँ पे ये थोड़ा सा कंप्यूटिंग स्पेस वगैरह को देख रहा है कि कितना स्पेस है, हम इंस्टॉल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा। और यहाँ पे देखना नेक्स्ट जैसे आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे बैक क्लिक करके दिखा देते, देखो द सेटअप विजार्ड वी विल इंस्टॉल नोट दिस ऑन कंप्यूटर, ये जैसे मैसेज दिया, यहाँ नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे क्लिक करो। आइए सर, जब तक टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट नहीं करो तब तक इंस्टॉल होगा नहीं, एक्सेप्ट करके नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ से कोई फोल्डर वगैरह चेंज मत करना, जैसे जेम्स में बोले तो फोल्डर चेंज कर देना डी ड्राइव, वैसे इसे नहीं चेंज करना है, इसमें जैसे आ रहा है वैसे ही रहने देना है। नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट। ठीक है, ये देखना ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नेसेसरी टूल्स, ये सब चीजों को नहीं इंस्टॉल करना, नेसेसरी टूल्स को नहीं इंस्टॉल करना। नोट दैट दिस विल आल्सो इंस्टॉल चॉकलेटी, चॉकलेटी वगैरह को इंस्टॉल नहीं करना, ये तब इंस्टॉल कराएंगे जब रिएक्ट नेटिव पढ़ोगे। रिएक्ट नेटिव क्या है, कि आपका बस उसको सीखना के लिए वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी हाई चाहिए होता है आपके कंप्यूटर का, कम से कम i5 और 10 जनरेशन, 8 GB रैम, 512 GB SSD, ये चाहिए ही चाहिए होता है डेवलपमेंट सब, वो सब चीज़ अलग है। आप लोग बस नेक्स्ट को पढ़ो, तो यहाँ पे नॉर्मली नेक्स्ट करेंगे, ये क्लिक मत करना ऑटोमेटिकली इंस्टॉल के ऊपर। नेक्स्ट इंस्टॉल, यस जो भी आ रहा है, देखो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्विकली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि शुरुआती HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए आपका लो कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर भी चलेगा, लेकिन जैसे आप रिएक्ट पे आओगे, रिएक्ट नेटिव पे आओगे, नोड जेएस करने जाओगे, एक्सप्रेस जेएस करने जाओगे, वहाँ पे कंप्यूटर कहेगा अब थोड़ा सा प्रोसेसर बढ़ाओ। ठीक है, तो कंप्यूटर का प्रोसेसर, लैपटॉप का प्रोसेसर तो बढ़ाने जाओगे नहीं, तो जैसे मैं लैपटॉप लेने जाना उसी समय मेक श्योर करना कम से कम i5 और जो लेटेस्ट जनरेशन चल रहा है उस चीज़ों को ले, 10th जनरेशन तक तो मत ही लेना, अगर जिसके पास है वो वैसे ही यूज करो, जो न्यू लेने जा रहे हो उससे ऊपर का लेना। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग करने जा रहे हो तो एक प्रॉपर कंप्यूटर तो लेना पड़ेगा, कंप्यूटर लैपटॉप। ठीक है, ये मेरा नोड इंस्टॉल हो गया, जैसे नोड इंस्टॉल हुआ अब इसको हम क्लोज करते हैं। ये क्या है, रिमूविंग बैकअप है, और मेरे में पहले से ही कोई दूसरा नोड था इंस्टॉल, तो वो सब चीजों को हटाएगा, उसमें कोई बैकअप होगा सबको हटा के आप ये क्या करेगा, हमें फ्रेश नोड को इंस्टॉल करके दे देगा। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देखी ना दिनेश, देखिए कुछ खास नहीं, लेकिन मेरा स्टार्टिंग था फिनिश, ये मेरा इंस्टॉल हो गया। अब जैसे नोड इंस्टॉल हुआ फिर से विंडो हार्ट CMD टाइप करके इंटर करेंगे, जैसे CMD टाइप करके इंटर करते हैं यहाँ पे फिर से हम टाइप करेंगे नोड FD कर देना है। नोड क्या आ गया, 20.3 वर्जन आ गया, और 18 का वर्जन चेक करना है, npm टेस्ट। देखो 10.2.1 आ गया। ठीक है, इसका ना आधा चलते रहता है ये, इसका वर्जन जो है ये 20 है तो 10 रहेगा, 18 रहेगा तो 9 रहेगा, कुछ इस तरीके से चलता है। तो इसका देखो, तो इस तरीके से हम लोग मोड को इंस्टॉल कर लिए। अब एक हम रिएक्ट को भी इंस्टॉल करके देखते हैं। रिएक्ट लेकिन हम लोग आज प्रोजेक्ट बनाएंगे नहीं रिएक्ट का, सिंपली रिएक्ट को इंस्टॉल करके देखते हैं। रिएक्ट को इंस्टॉल कैसे कीजिएगा, तो इंस्टॉल करने के लिए आप लोग क्या करना है, अब तो बात वगैरह नहीं, कुछ भी सेट नहीं करना है अभी के लिए। आप नॉर्मली आपको क्या करना, रिएक्ट का ग्लोबली पहले आप लोग रिएक्ट इंस्टॉल कर लो। ठीक है, आने वाली क्लास में बताएंगे ग्लोबली क्यों इंस्टॉल करना चाहिए। और ज़्यादा करके जो पर्सन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ग्लोबली रिएक्ट को इंस्टॉल नहीं करते हैं, नॉर्मली इंस्टॉल कर देते हैं, और नॉर्मली इंस्टॉल करने की वजह से कुछ प्रॉब्लम आता है। वो प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम कुछ ऐसा नहीं आता कि सामने से दिखता है, लेकिन हम बता देते हैं आप लोगों को, अगले क्लास में बता देंगे क्या प्रॉब्लम होता है। इसको हम पहले CLS करते हैं। यहाँ पे नोट को इंस्टॉल करने का कमांड क्या होता है, सिंपली यहाँ देखो, नोट को इंस्टॉल करने का जो कमांड होता है, कहीं भी नोट बनाना हो, सॉरी नोट करते हैं, रिएक्ट बनाना, तो रिएक्ट को दो तरीके से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, npx रिएक्ट रिएक्ट ऐप माई रिएक्ट ऐप। यानी कि npx जो है, तो नोट पैकेज मैनेजर का जहाँ पे npx नोट पैकेज एक्सिक्यूटर रहता है, तो आप चाहो तो npx लिख सकते हो, लेकिन npx के थ्रू अगर नोट को इंस्टॉल करने जा रहे हो तो हमें सबसे पहले ये शो करना पड़ेगा कि हम नोट को किस नोट कर रहे हैं, बार बार नोट के ऊपर आ रहे हैं, रिएक्ट को हम किस फोल्डर के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं, ये चीजें हमें सीखना होगा सबसे पहले। बहुत हो रहा है, काफी हो रहा है। वॉइस नहीं ब्रेक हो रहा है। चलिए, तो हमको सबसे पहले ये डिफाइन करना होगा कि आप किस तरह के नोट वगैरह को बनाने जा रहे हो, कहाँ पे इंस्टॉल करने जा रहे हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपके एक फोल्डर बनाना होगा कि आपको नोट को कहाँ इंस्टॉल करना है, ये एक फोल्डर बनाना होगा। तो ये सब चीजें हम कल की क्लास में देखेंगे, नोट के लिए एक फोल्डर बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग चीजों को इंस्टॉल करेंगे। आज बस आपको नोट को ग्लोबली इंस्टॉल करके छोड़ देना है। ग्लोबली कैसे, तो सेम कमांड से हम लोग ग्लोबली इंस्टॉल करेंगे, लेकिन हमको एक प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे। ये देखो कि टू अनइंस्टॉल रन दी कमांड, अगर नोड को अगर पहले से इंस्टॉल कर रखे हो तो आपको कह रहा है, चलिए नोट कह रहे हैं बार बार नोट पे आ रहा है, रिएक्ट को भी अगर इंस्टॉल कर सकते हो और रिएक्ट को इंस्टॉल किए हो, रिएक्ट को क्या करो, नोड इंस्टॉल होने के बाद रिएक्ट को ना ग्लोबली इंस्टॉल। देखो ऐसे आपको ग्लोबली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आने वाले क्लास में हम बताएंगे कि हमको ग्लोबली आपको करने के लिए बता रहे हैं, ग्लोबली चीजों को इंस्टॉल करने के लिए कह रहे हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे लिखना है npm क्रिएट, npm ग्लोबली करना है -g क्रिएट क्रिएट ऐप, बस इतना लिख देना।
कई लोग हो ऐसे होंगे जो पहले से नोड अपने कंप्यूटर में नोड इंस्टॉल किए होंगे, उसके ऊपर से रिएक्ट बना चुके होंगे, रिएक्ट प्रोजेक्ट वगैरह आपको ट्राई भी किए होंगे यूट्यूब वगैरह से देख करके, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ आपको नहीं बताया होगा कि ग्लोबली हमको रिएक्ट को इंस्टॉल करना चाहिए। वो अगर पहले से देख लोगे तो जैसे हम इसको ग्लोबली इंस्टॉल करके छोड़ देते हैं, आने वाली क्लास में ग्लोबली जो इंस्टॉल करते हैं तो अब जो बिना ग्लोबली इंस्टॉल किए रहते हैं, दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, ये इंस्टॉल 1 मिनट को नहीं बाइट से कीजिएगा तो और अच्छा है। ठीक है, npm इंस्टॉल अनइंस्टॉल इंस्टॉल हमें करना पड़ेगा, ये चीजें हम छोड़ चुके हैं। npm इंस्टॉल डैश जी और क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये आपको रोजाना लिखना पड़ेगा। npm क्रिएट रिएक्ट, ये आपको रोजाना लिखना पड़ेगा। बस आज हम ग्लोबली इंस्टॉल कर ले इसलिए npm इंस्टॉल डैश जी लिखना पड़ा है। ये बस वन टाइम आपके कंप्यूटर में रन करना है। ये जो कमांड आप देख रहे हो सीएमडी के अंदर ही रन करना, और कहीं विंडो आर करके सीएमडी ओपन करना। अब मेक श्योर कि आपका सी ड्राइव के अंदर जो आपका मेन यूजर है उसी के अंदर हो आप लोग npm इंस्टॉल डैश जी क्रिएट रिएक्ट ऐप, इसका भी एंटर कर दो, आपका रिएक्ट इंस्टॉल हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा रिएक्ट इंस्टॉल होने में। एक बार जब इंस्टॉल हो जाए तो बार बार हमें चीजों को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इससे होता क्या है कि आप रिएक्ट ऐप तो बनाते हो ना, आने वाली क्लास में बनाओगे। एक बार रिएक्ट ऐप बनाने में 230 एमबी का पूरा फाइल इंस्टॉल होता है, रिएक्ट का पूरा स्ट्रक्चर इंस्टॉल करना होता है, तो 220 एमबी के आसपास हो जाता है। वो पूरा का पूरा आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तीसरी बार तो आप रोजाना मान लो एक प्रोजेक्ट आज बनाए, कल की प्रैक्टिस करने फिर से एक और प्रोजेक्ट, परसों प्रैक्टिस किया फिर से एक और प्रोजेक्ट। अगर आप ग्लोबली इंस्टॉल करके रख चुके हो ना, तो आपके मोबाइल बस 50 एमबी का ही डाटा कंज्यूम करेगा। बाकी ग्लोबली वाला जो फाइल मेन जगह पे इंस्टॉल करता है वहां जो कॉपी करके लिया था 220 एमबी का फाइल डायरेक्टली बन जाता है। अगर ग्लोबली नहीं इंस्टॉल करोगे पूरा 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 220 एमबी आपको इंटरनेट से डाउनलोड होगा, तो इसमें टाइम लगेगा, आपका नेट भी ज़्यादा जाएगा। आप चाहते हो कि कम नेट में जल्दी काम वर्क हो जाए, तो बस एक बार नेट को एक्सपेंड कर लो 200 एमबी के आसपास फर्स्ट टाइम। उसके बाद डेली जो है ना वो 30 से 40 एमबी मैक्स मैक्स 50 एमबी का नेट एक प्रोजेक्ट बनने में जाएगा, वर्क करेगा। ठीक है, दिख रहा है ना npm 1 डिक्रिएट जो भी है क्या कर रहा है, फाइव पैकेज आर लुकिंग फॉर फंडिंग, ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, आने वाले क्लास से हम लोग देखेंगे रिएक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। तो आज भी यहीं तक रहने देते हैं। अब आप लोगों को किसी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, हम आप लोग का माइक अनम्यूट कर रहे हैं।